नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर रियासतों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। बच्चों के लिए खुशी इस बात की है कि इनको अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिल रहा है, जो कोरोना के दौर में नहीं मिल पा रहा था। बच्चे जहां खुश हैं, वहीं वालिदैन में बच्चों को लेकर तशवीश भी पाई जा रही, क्योंकि अचानक कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि कोरोना को लेकर जो एहतियात हम पहले बरत रहे थे, अब इसमें लगातार लापरवाही हो रही है। मास्क और सैनिटाइजर नदारद है और शायद कोरोना के दोबारा फैलाव की एक बड़ी वजह हमारी लापरवाही भी है। हुकूमत, डॉक्टर और सेहत से जुड़े अफराद का लगातार इस ताल्लुक से बयान आ रहा है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए, पर लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज जुड़ने वाले हैं। एक हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जो कि सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, जो कि माहिर इत्फाल हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मिर्जा वकार साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है वकार साहब आपका हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि कोरोना में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है, क्या वजह मानी जा रही है इसकी? देखिए, जैसे कि प्रेडिक्शन था कि जून में केसेस बढ़ेंगे, तो उस तरह से कुछ केसेस राइज पे आ रहे हैं, प्रोटोकॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कोरोना से निजात हमें मिल गई है। बट ये सच्चाई नहीं है। कोरोना हमारे बीच में रहने वाला है और इसके लिए हमें जरूरी है कि हम एहतियात बरतें, मास्क का यूज छोड़े नहीं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करें। बट जैसा कि आपने कहा कि हमारी फॉर्म पूरी है, भूल चुकी है, जनता भूल चुकी है कि हमने पिछले इन्हीं सालों में हमारे कितने अपने दोस्तों अजीजों को खोया है, और ये फिर इस वक्त केसेस राइज पे आ रहे हैं। बट इस वक्त हमारे पब्लिक बिल्कुल लापरवाह हो चुकी है। लोगों ने बिल्कुल कोरोना को भुला दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि इसको याद रखना है कि कोरोना हमारे बीच में है। ये अच्छी बात है कि ये ऊपर वाले का करम। मैं कहूंगा कि बहुत माइल्ड वेरिएंट है, वो जो सेकेंड वेव वाला जो डेल्टा वेरिएंट था वो नहीं है। बट यू नेवर नो कि किस वक्त ये कोरोना अपनी नवैयत बदल ले और खुदा न हादसा अगर ये खतरनाक स्टेज में गया तो फिर तबाही मचेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से फिर अपील करना चाहूंगा, डॉक्टर से भी अपील करना चाहूंगा कि बिल्कुल लैक्सिटी मत बरतें। जो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आई थिंक इसका पालन बहुत जरूरी है। और वैक्सीनेशन को भी बच्चों में भी लग रहा है तो वैक्सीनेशन को जरूर लगवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट है। डॉक्टर स्वाति, आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि कोरोना एक बार फिर फैल रहा है, लापरवाही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, कैसे बचा जाए? क्योंकि लोगों ने लाशें देखी हैं गिरती हुई, 2 साल में इतनी मौत हुई है, उसके बावजूद लोगों के दिल में खौफ नहीं है। बिल्कुल आजम जी, लेकिन देखिए अब मैं ये बोलूंगी कि जिस तरह से पिछले 3 सालों में अब कोविड इवॉल्व हुआ है, हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। हमें पहली बात ये समझनी होगी कि जिस तरह से मौसमी बुखार, मौसमी परेशानियां, तरह तरह की बीमारियां सामने आती हैं, जैसे डेंगू, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, उसी तरह से कोविड भी हमारे बीच में रहने वाला है। ये अभी कहीं जा नहीं रहा है और इसके वेरिएंट्स भी लगातार हम देख रहे हैं कि आते ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि अब संक्रमण बढ़ रहा है और अब दर जो है धीरे धीरे ऊंची जा रही है, तब हमें प्रोटेक्टिव और कॉम्बैट मोड में आने की जरूरत है। तब जरूरत है कि हम इस बात को रियलाइज करें कि अब जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें लगातार 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनको और ज्यादा मुस्तैदी से फॉलो करने की जरूरत है इस वक्त। क्योंकि जब संक्रमण बढ़ता है तब ज्यादा लोगों में फैलता है और ज्यादा लोग पीड़ित होते हैं। इसलिए अगर हम उसको वही लगाम लगाएं तो वो हमारे लिए कहीं बेहतर होता है, और उससे आने वाले जो वेरिएंट्स होते हैं कि कहीं कोई खतरनाक वेरिएंट ना आए, उसकी संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। इसलिए हम ये कोशिश करें कि हम अब जब हमें पता ही है कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, संक्रमण का दर बढ़ रहा है, तो हम जो भी एक्टिविटीज अपनी कर रहे हैं हमें कॉन्शियसली करने की जरूरत है। हमें उन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम मास्क लगा के निकल रहे हैं या नहीं, क्या हम बहुत ज्यादा भीड़ की जगह में जा रहे हैं, क्या हम सब लोग इकट्ठे एकजुट हो रहे हैं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन बातों को जरूर हमें ध्यान में रखने की जरूरत होगी ऐसे वक्त पर। साथ ही गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत तेजी से करें और इस चीज को सुनिश्चित करें कि कोई नया वेरिएंट जो है वो फैल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमें चिंता करनी चाहिए या लोगों को समय से आगाह करने की जरूरत है कि कोई नया वेरिएंट है। बिल्कुल स्वाति जी, आपने गवर्नमेंट का यहाँ पर जिक्र किया, गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर रही है लगातार। हमने देखा अभी कुछ स्टेट, खासकर महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, केरल की बात अगर करें, वहां पर भी एडवाइजरी जारी की गई है। महकमे सेहत ने लेटर भी लिखा है कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए। तो क्या सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या सेंटर भी इसमें कुछ हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है?
देखिए, इसमें 2-3 पहलुओं पर जो है सरकार को काम करने की ज़रूरत है। पहली तो डेफ़िनेटली जैसे आपने कहा कि सरकारें एडवाइज़री जारी कर रही हैं, क्योंकि उससे आप लोगों को सचेत करते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हैं कि कोविड के संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, तो आप लोग भी अब अलर्ट हो जाइए और ये मत सोचिए कि हम आसानी से बिना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के घूम सकते हैं और कोविड नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये, सरकारों को जो उनके अपने हॉस्पिटल्स के इंतजामात हैं, उनको दोबारा देखने की ज़रूरत होगी। साथ ही जीनोमिक सीक्वेंसिंग एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि कोविड जो है लगातार अपना रूप बदलता है और उसका वेरिएंट की किस तरह से इस वक्त गतिविधि हो रही है, वो कितना डेडली है, कितनी तेजी से फैलता है, क्या कोई नए संक्रमण के लक्षण तो नहीं है जो सामने उभर कर आ रहे हैं। ये सभी चीजें जो है जीनोमिक सीक्वेंसिंग से क्लियर हो सकती हैं, तो वो लगातार करते रहना जरूरी है, ताकि ये ना हो कि हमें बहुत देर से पता चले कि कोई नया वेरिएंट था जो कि फैल रहा था, जिसकी वजह से संक्रमण हो रहा था। तो समय से अगर हमें ये चीजें मालूम हो, क्योंकि देखिए अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स हैं, क्योंकि ये BA1, 2, 3, 4, 5 में भी इसके जो है नए वेरिएंट्स आ गए हैं, तो वही अभी तक ज्यादातर जो है इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है और वही सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर है अभी, जितना भी ज्यादातर केसेस आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो वेरिएंट है ये ज्यादा फेटल नहीं है, ये ज्यादा सिवियर डिजीज नहीं कर रहा है, इससे ज्यादातर हल्की बीमारी लोगों को हो रही है और अब लोग टीका भी लगवा चुके हैं ज्यादातर लोग, और उसकी वजह से भी एक हमें एडेड प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन कहीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं पनप रहा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी एक हॉटस्पॉट में कोई नए वेरिएंट ने जन्म ले लिया हो। इन चीजों को लगातार सरकार को इस पर निगाह रखने की और टेस्टिंग करने की लगातार जरूरत है, ताकि हम समय से सबको आगाह कर सकें और सरकार भी वो जरूरी कदम उठा सके जो कि किसी एक वेरिएंट को, कोई नया वेरिएंट अगर आता है तो उसको रोकने के लिए जो जरूरी होते हैं वो कदम समय से उठाए जा सके। बिल्कुल वकार साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि स्कूल खुल चुके हैं, जो छोटे बच्चे हैं खासकर वो स्कूल जा रहे हैं, बच्चों में तो बहुत ज़्यादा खुशी देखी जा रही है क्योंकि वो अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, लेकिन घर वालों की टेंशन बढ़ी हुई है, जो वालिदैन हैं उनकी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का जो नया वेरिएंट बढ़ रहा है उसको लेकर चिंता है पेरेंट्स में। जी देखिए, चिंता तो है पेरेंट्स में, बट पेरेंट्स खुद ही तो वॉलेट कर रहे हैं। अगर आप देखें स्कूल जाने से ज्यादातर मैं समझता हूं कि जो स्कूल में सबसे अच्छी बात ये रही कि वैक्सीनेशन का जो अपटेक है वो बच्चों में जो अलाउ की गई इस एज ग्रुप में वो बड़ा अच्छा रहा है। बट अल्टीमेटली अगर हम समाज में जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, तो ये वही पेरेंट्स हैं जो कि ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं, ये वही पेरेंट्स हैं जो कि हमारे जो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो परेशान होने से काम नहीं चलेगा। इन पेरेंट्स को एज ए सोसाइटी मेरे ख्याल से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, तभी उनका बच्चा भी सेफ रहेगा। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि कोविड आपके घर में खुद नहीं आएगा, आप ही उसको घर में लेके चले आएंगे। तो बच्चा तो बहुत ज्यादा बाहर के वर्ल्ड से एक्सपोज नहीं है, स्कूलों में जा रहे हैं, बट स्कूलों में अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन भी लग चुके हैं, कोविड प्रोटोकॉल खासतौर पे स्कूल फॉलो कर रहे हैं, बट एज ए कम्युनिटी हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो पेरेंट्स से मेरी अपील है कि भाई आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा वेल प्रोटेक्टेड रहे और उसको कोविड से बचाव रहे, तो उसको जिस एज ग्रुप में गवर्नमेंट ने अलाउ किया उसको आप वैक्सीनेशन लगाएं और आप खुद उसको कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। और हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है। अब आप देखिए शादियों में बुकिंग मिल रही है, तो अगर इस तरह से हम लोग लापरवाही करेंगे तो हमारे बच्चे भी सफर करेंगे, हमारे एडल्ट भी सफर करेंगे। तो अगर पेरेंट्स की वाकई दे आर रियली कंसर्न, देन दे आर द वन हु हैव टू फॉलो दीज रूल्स और उनको कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। जी डॉक्टर स्वाति, स्कूल की क्या जिम्मेदारी है? पेरेंट्स अपने तौर पर जो भी जिम्मेदारी है वो अदा कर रहे हैं या अदा करना चाहिए उनको, स्कूल की तरफ से किस तरह की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए? देखिए, स्कूल का बहुत ही अहम रोल है इस वक्त, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये स्कूल को ही सुनिश्चित करना होगा। और बहुत सारी एडवाइजरी सरकार की तरफ से भी उनको दी जाती है कि किन बातों को उनको ध्यान रखने की जरूरत है, किस तरह से सैनिटाइजेशन करना है, बच्चों को आपको कितनी दूरी पर बिठाना है, कैसे आपको जो है बच्चों को सैनिटाइजेशन करने के बारे में बताना है कि वो हैंड वॉशिंग करें, मास्क लगाएं। तो इन सभी गतिविधियों को स्कूल को एक बिल्कुल ही तरीके से चलाने की जरूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि केवल ये कागजों पर रह जाए, या एक दिन हो रहा है दूसरे दिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या जो उनका स्टाफ है उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो इन सभी चीजों की तरफ स्कूल को जरूर बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ जो है इसका ध्यान रखना होगा कि जो भी उनके यहाँ बच्चे आ रहे हैं उनको लेकर के जो भी एडवाइजरी सरकार की है वो उन सब चीजों का पालन कर रहे हैं। और साथ ही अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है या लगता है कि ये चीज अच्छे से आपको बतानी होगी, पेरेंट्स को भी बतानी होगी, टीचर्स जो आपका स्टाफ है उनको भी बतानी होगी कि अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है या शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे बच्चे या जो टीचर्स हैं या स्टाफ है वो स्कूल नहीं आए।
3-4 दिन के लिए जो है वो घर पे रेस्ट करें, अपनी टेस्टिंग कराएं, जब उन्हें लगे कि हाँ वो तंदुरुस्त हो गए हैं तभी वो स्कूल आए। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि 1 या 2 लोग या बच्चे इस तरह के जिनको शुरुआती लक्षण होते हैं वो स्कूल आ जाते हैं और फिर वहां से जो है और लोगों में ये संक्रमण फैलता है। इसलिए इस चीज की जिम्मेदारी सभी को लेने की जरूरत है कि अगर तबीयत खराब है तो हम स्कूल नहीं भेजेंगे। और साथ ही जो स्कूल का जो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो इन सभी चीजों का बहुत कड़ाई से पालन करें, देखें कि उनके स्टाफ ने बूस्टर डोज लगवाई है या नहीं लगवाई है। क्योंकि अब आप देखें तो एक टीकाकरण का जो जज्बा था बीच में काफी तेजी से 200 करोड़ से ज्यादा डोजेस भारत दे चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें कमी आ गई। जैसे जैसे संक्रमण बहुत तीव्र नहीं हो रहा है, माइल्ड इन्फेक्शन हो रहे हैं, लोग भी अब बूस्टर डोज या सेकेंड डोज को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और बूस्टर डोज लगवाना सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो बच्चों का 12 साल से कम उम्र का जो वर्ग है उसको अभी हमने वैक्सीन के लिए स्वीकृति नहीं दी है। और ऐसे में अगर बड़े लोग लगवाते हैं, बड़े बच्चे वैक्सीन लगवाते हैं तो हम एक ऑटोमेटिक सुरक्षा का घेरा छोटे बच्चों के लिए भी क्रिएट करते हैं। तो ये जरूरी है कि लोग इसको ढिलाई से नहीं लें कि बूस्टर डोज नहीं लगवाई तो कोई बात नहीं, या सेकेंड डोज नहीं लगवाई तो अब तो कोविड खत्म हो रहा है या अब इतना तीव्र नहीं रहा है तो जरूरत नहीं है। ये चीज नहीं करें, क्योंकि फिर वेरिएंट्स भी खतरनाक आने की संभावनाएं रहती हैं। तो जितना हम टीकाकरण को और विस्तार देंगे, जितना लोग उसको और गंभीरता से लेंगे, उतना हम जल्दी जो है कोविड को और भी ज्यादा कमजोर बना पाएंगे, क्षीण बना पाएंगे। वही हमारा प्रयास भी है और हर कोई यही चाहता है कि जिंदगी जो है वो नॉर्मल चलती रहे और अब बार बार जो है रुकावट ना आए। बिल्कुल। एक चीज डॉक्टर स्वाति और देखा गया है कि मास्क पहले कंपलसरी कर दिया गया था स्कूलों में कि कोई भी बच्चा बगैर मास्क के नहीं आएगा। अब लेकिन जो देखा जा रहा है मौजूदा वक्त में अक्सर स्कूलों में मास्क कंपलसरी नहीं है, बगैर मास्क के बच्चे जा रहे हैं, चाहे वो बस में हो या स्कूल के अंदर क्लास के अंदर भी ये कहकर कि इन्होंने डोज लगवा लिया है। तो क्या ये काफी है, मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखिए, जब भी संक्रमण दर बढ़ता है और पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है और हमें दिखाई दे रहा है कि संक्रमण का ग्राफ धीरे धीरे और ऊपर जा रहा है, ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम बच्चों को ये बात समझाएं कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। अभिभावक भी इस चीज की जिम्मेदारी उठाएं कि वो बच्चों को समझाएं। ना केवल स्कूल की जिम्मेदारी है बल्कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि हम बच्चों को ये बात समझाएं कि नहीं, मास्क ठीक से लगा करके निकलो, स्कूल में ध्यान रखो, हाथ धोने की जरूरत है। क्योंकि जब संक्रमण दर बढ़ता है तब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है संक्रमित होते हैं। और एक बहुत जरूरी बात है कि बच्चों में हमने अक्सर देखा है कि उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो ट्रांसमिट कर सकते हैं इन्फेक्शन को। यानी कि बच्चा जो है संक्रमण अपने घर के बड़े बुजुर्गों को या घर में कोई और ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले से बीमारियों से जूझ रहा है, जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं इन्फेक्शन। तो बच्चे अगर संक्रमित होते हैं तो हो सकता है कि वो उनको ज्यादा लक्षण नहीं हो, लेकिन घर का कोई और ज्यादा बीमार पड़ जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी तोड़ते रहें, और वो तभी संभव होगा जब हम सब लोग इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और खास तौर से ये जरूर याद रखें कि जब भी संक्रमण बढ़ता है तब हमें अपने बिहेवियर को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम उसे लेकर के घर नहीं आए। जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि हम ही उसको घर लेकर के आते हैं, तो कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का पालन करें ताकि कम से कम चांसेस रहे हमारा कोविड से संक्रमित होने। बिल्कुल। एक चीज और देखी गई है कि लापरवाही सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, बाकी डॉक्टर्स की भी अगर मैं बात करूं तो कल भी मैं डॉक्टर के पास गया था। पिछले 2 सालों में हमने जो देखा, डॉक्टर्स जो मरीज को देखते थे तो पीपीई किट पहन के, मास्क लगा के या पूरा सैनिटाइजर वगैरह, डॉक्टर के पास से भी अब ये चीजें हटती जा रही हैं। देखिए, मेरे ख्याल से ये एक इंसानी बिहेवियर है जो कि हम देखते हैं कि जब बहुत समय तक हम चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, चाहे हम मास्क की बात करें, पीपीई की बात करें, या इस तरह की जो हमारे ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं, तब एक समय से हर इंसान के अंदर धीरे धीरे फटीग आता है, एक थकान आती है उस चीज़ के प्रति, फीलिंग आती है कि कब तक हम इन चीज़ों को करेंगे। और जब हम देखते हैं कि संक्रमण दर कम हो रहा है तो धीरे धीरे हम थोड़े लापरवाह भी हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि चाहे वो डॉक्टर हो, कोई हेल्थ केयर वर्कर हो या आम नागरिक हो, हर किसी के लिए जरूरी है कि हम उन बातों का ध्यान रखें। दूसरी चीज ये भी है कि अब पीपीई किट्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मास्क से हमने देखा है कि काफी हद तक संक्रमण को हम लोग रोक सकते हैं, तो पूरे पीपीई किट की जरूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली देखिए, जो टीकाकरण हुआ है उससे जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेटर हुई है, और उसकी वजह से भी लोगों के मन में कॉन्फिडेंस के रूप में भी ये चीज आई है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस लापरवाही नहीं बननी चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए हर किसी को इसमें योगदान देने की जरूरत है, और हर किसी को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि चाहे हमने टीकाकरण लगवाया है या नहीं
नहीं लगवाया है, हम हेल्थ केयर वर्कर हैं या नहीं हैं, तो भी हमें इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार ध्यान रखने की जरूरत है। तभी हम ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएंगे और बढ़ते हुए संक्रमण को लगाम लगा पाएंगे। वरना धीरे धीरे जैसे हम हर बार देखते हैं कि विस्फोट की तरह से फिर कोरोना बढ़ जाता है, वो स्थिति नहीं आने देंगे। बेग साहब, एक चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना के दौर में एक वर्ड है इम्यूनिटी पावर को लेकर, इस पर बहुत जोर दिया गया। अब क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा हो ताकि वो बीमारियों से लड़ सके, खाने पीने में किस तरह के ध्यान देने की जरूरत है, खासकर अगर हम बच्चों की बात करें, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है? बिल्कुल, देखिए खाना पीना जो है वो एक बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे इम्यूनिटी के लिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, बच्चों की अच्छी रहे, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी जनरली देखिए गंदगी में खेलते हैं, जल्दी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो प्रिवेंट करने के लिए हमें उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी जरूरी है। और वो तभी होगा जब हम उनको जंक फूड से या प्रोसेस फूड से या बहुत ज्यादा जो मीठा खाना होता है, बहुत ज्यादा जिसमें शुगर होती है, उन खानों से हमें दूर रखने की बच्चों को जरूरत है। कम से कम हम वो चीजें लोगों को दें। और खास तौर से जो गृहिणियां या जो माता पिता शॉपिंग करते हैं, तब भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम हेल्दी फूड कह करके बाजार में चीजें आ रही हैं, वो भी जब हम पिकअप करते हैं तो देखिए कि उनके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, क्योंकि आजकल हिडन शुगर जो है वो खाने में बहुत ज्यादा है। खास तौर से जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं, जो बच्चों के लिए ही खास तौर से खाने पीने की चीजें आती हैं, उनमें शुगर बहुत हाई मात्रा में होती है। तो वो चीजें आपको देखनी समझनी जरूरी है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप हेल्दी खिला रहे हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता है। साथ ही हम ये कोशिश करें कि बच्चे जो हमारे मौसम के फल और सब्जियां होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनका सेवन बच्चों को कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए चाहे आप उनकी जो पसंदीदा डिश है उसी में कुछ नई चीजें डालें, इस तरह से कि बच्चे जो है उसका दूसरा स्वाद भी रिलिश करें, उन्हें वो भी अच्छा लगे। बच्चों को उसकी अहमियत समझाइए कि जूस पीना या फ्रूट्स खाना, ये सब उनके लिए कितना जरूरी है। साथ ही हम ये भी कोशिश करें कि हम इस चीज को देखें कि बच्चों में ना आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सब हम बहुत आमूमन तौर पर देखते हैं और कई बार लोग का ध्यान नहीं जाता है इसकी तरफ। तो अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करके एक बार जरूर साल में बच्चों का भी टेस्ट कराना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चों के अंदर कोई मिनरल या विटामिन की कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि उसको हम बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं सप्लीमेंट्स देके, खाने में चीजों को चेंज करके। और साथ ही इन चीजों की वजह से बच्चे की ग्रोथ भी रुकती है, तो ना केवल इम्यूनिटी बल्कि बिल्कुल। डॉक्टर मिर्जा वकार बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बच्चों के डॉक्टर हैं, इनसे ही पूछ लेते इस ताल्लुक से। वकार साहब, जिस तरह से स्वाति महेश्वरी बता रही हैं कि इम्यूनिटी पावर के लिए किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के काफ़ी करीब है, काफ़ी मरीज जो बच्चे हैं उनको देखते हैं, किस तरह की बीमारियां बच्चों में ज़्यादा आ रही हैं और कैसे इन बीमारियों से बचा जाए, बच्चों के खान पीन में किस तरह का ख्याल रखा जाए कि वो आम बीमारियों से बचते हुए नजर आए? आयरन की डिफिशियंसी, जिंक की डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। इसलिए बच्चों को हेल्दी खाना खाना चाहिए, जंक फूड से अवॉइड करें। और इसके अलावा जो स्लीपिंग पैटर्न आजकल के हमारे बच्चों का डिस्टर्ब हो रहा है, रात में बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, देर में सो के उठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। अगर बच्चा देर में सोएगा तो फिर वो देर में उठेगा और उसके कभी कभी ब्रेकफास्ट स्किप हो जाएगा, लंच में फिर वो हल्का खाना खाएगा। तो दोनों 2-3 चीजें, एक तो अपना मेंटल, आपका जो जैसे कहिए मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपका बच्चे की इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग होता है। दूसरा फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में डाइट हो गई और आपका स्लीप हो गया। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारी इम्यूनिटी को लो करता है। ये देखा गया है कि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स में, पबजी में, इस तरह की गेम्स में रात भर लगे रहते हैं। मेरे पास आते हैं 11-12 साल के बच्चे, उनकी मेन इशू यही है कि बच्चा रात भर जागता रहता है, बताइए मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन हमारे बच्चों की इम्यूनिटी पावर को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है और हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहा है। इम्यून सिस्टम को लेके जैसा मैंने कहा कि पिछले 2 सालों में हमने देखा कि जब हम लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे और हम लोग की एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड थी, तो अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, एस्मा के अटैक्स, ब्रोंकाइटिस के अटैक्स बहुत कम हो रहे थे। इस साल क्योंकि हमने देखा कि सारे रिस्ट्रिक्शन हटे हुए थे, लोगों ने इतना घूमना फिरना शुरू कर दिया, हम लोग की ओपीडी इस वक्त भारी पड़ी हुई है पेशेंट से जो कि एलर्जी से, जिनको नेजल एलर्जी, एस्मा की एलर्जी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सारे पेशेंट हम लोग के पास दोबारा आने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मास्क है, मैं समझता हूँ कि अगर हमारा कोविड का खतरा नहीं भी है, इवन देन हमारी कम्युनिटी में मास्क का सिस्टम हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। इससे हम तमाम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी इससे स्ट्रांग रहेगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि मास्क का हमें इस्तेमाल मेरे ख्याल से हमेशा करते रहना चाहिए। इससे हमने 2 साल में इसका बहुत बेनिफिट देखा है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि खाने पीने के अलावा हमको
नींद भी पूरी करनी चाहिए और साथ में योगा या दूसरे जो एक्सरसाइज, अभी योगा डे भी आने वाला है, तो योगा पे भी खासकर बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं यही पॉइंट ऐड करने का सोच भी रही थी कि बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए कुछ ना कुछ गतिविधि, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें करना, जिससे कि जो हमारे बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जनरेट हो रहे होते हैं, उन सब से हमें निजात मिलता है। क्योंकि जितनी भी हम एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बाहर निकल करके जितनी भी हम वर्जिशें करते हैं, इन सब से हमारी बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज होते हैं, जो कि बॉडी के सारे तनाव को बाहर निकालते हैं, और जो दुष्प्रभाव होता है बहुत सारे टॉक्सिन्स का हमारे शरीर पे, वो सारा दूर हो जाता है। साथ ही देखिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी चर्बी आप अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे हैं, वो भी तभी निकलेगी बाहर, वो भी तभी हमारी बॉडी उसका एक्सपेंडिचर करेगी जब हम कोई इस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी रखेंगे या कुछ इस तरह का रूटीन अपना लेकर के आएंगे। चाहे हम सिंपल वॉक करें, जो है ब्रिस्क वॉकिंग करिए, या कोई स्पोर्ट्स आपको बहुत पसंद है तो उसमें जो है बच्चों को भी प्रोत्साहित करिए, खुद भी कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी करिए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हो रही हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, तरह तरह के कैंसर्स, ये सब चीजों को आप रोक सकते हैं, इन सब चीजों से आप बच सकते हैं अगर आप अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई ना कोई अपना एक्टिव स्केड्यूल जो है वो जरूर से उसको अपना रूटीन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सारा दिन बैठे रहते हैं, और अब देखा भी गया है कि जो लोग ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं उनको उतना ही दुष्प्रभाव होता है जितना कि स्मोकिंग से होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी हड्डियों के अच्छी ग्रोथ के लिए, हमारी मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए और हमारे मानसिक ग्रोथ के लिए भी हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी एनर्जी को कहीं अच्छी जगह लगाएं, योगा में लगाएं, मेडिटेशन में लगाएं। और योगा की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी इसका दिन भी आ रहा है, तो बहुत जरूरी समझना कि तरह तरह की बीमारियों के लिए अलग अलग तरह से योग है। अगर आपको जोड़ों की तकलीफ है, या आपको यहाँ तक कि अगर आपको मेमोरी की तकलीफ है, या आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, पीठ का दर्द रहता है, तो तरह तरह के लिए अलग अलग योगा के आसन हैं और जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। बस जरूरी है कि उनको हम नियमित तौर से करें। ज्यादातर लोग 1-2 दिन योगा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। फिर जब तकलीफ आती है तब फिर योगा के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर हम नियमित तौर से योगा करें, या आधा घंटा कोई एक्सरसाइज इस तरह की करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी है, तो वो हमें बहुत बीमारियों से बचाती है, हमारे तनाव को कम करती है, और बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। वकार बेग साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि मौसम बदल रहा है, खासकर बारिश का मौसम है और तरह तरह की बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। एक आम इंसान जिसको बुखार आया, मौसम बदल रहा है, उसको ये कैसे पता चलेगा ये आम बुखार है? क्योंकि घर पे ही अक्सर लोग दवाई लेकर ठीक हो जाते हैं, कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, किस तरह से ये दोनों में फर्क महसूस करें वो? देखिए, आम बुखार के लिए हम लोग का जो नॉर्मल कहता है, मेरा कहना है कि 2-3 दिन तक तो आप घर पे वॉच कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो आप सिंपल पैरासिटामोल ले लीजिए, अपना ओरल इंटेक बढ़ा लीजिए और अपने आप को आइसोलेट करिए घर पे ही, और बहुत ज्यादा ना बाहर निकले आप। अगर आपका 2 दिन के बाद भी आपको हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, उसके साथ आपको हेडेक हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, या आपको और खांसी या अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर आप ऐसे में अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एंटीबायोटिक्स के अवॉइड करें, क्योंकि बहुत कॉमनली हमने देखा है कि ज्यादातर पेशेंट्स अपने साथ एंटीबायोटिक भी ले लेंगे, खांसी की मेडिसिन ले लेंगे, और पॉलीथेरेपी चला के अपने आप को 5-6 दिन तक देखते रहते हैं, और जब फिर चीजें बिगड़ने लगती हैं तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फीवर के पेशेंट्स को यूजुअली मैं 48 आवर्स तक तो कहता हूं कि आप अपने आप को सेल्फ ट्रीटमेंट कर लीजिए, वो भी सिर्फ पैरासिटामोल देके और लिक्विड्स का इंटेक बढ़ा के, रेस्ट करके और आइसोलेट करके। अगर तीसरे दिन भी आपका फीवर परसिस्ट कर रहा है और हाई ग्रेड आ रहा है और आपके बॉडी एक हो रहा है और साथ में अलग अलग लक्षण आ रहे हैं, तो ऐसे में फिर आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। अगर डॉक्टर को आपको डॉक्टर्स को आपके सिम्टम को देख के लगेगा कि भाई किस तरह की बीमारी जा रही है, वायरल है, बैक्टीरियल है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो आपको वर्कअप करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपका भी, और डॉक्टर मिर्जा वकार बेग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो नाजरीन, कोरोना फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़रूरत इस बात की है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। तो इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही।